नमस्कार फ्रेंड्स। आप सबका इस नए एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोगों की दीपावली और भाई दूज, गोवर्धन पूजा आदि त्यौहार बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुए होंगे। महालक्ष्मी जी की कृपा सब पर बनी होगी और आगे भी निरंतर बनती रहेगी। तो आज मैं आपके सामने एक नया एपिसोड लेके आया हूं जिसमें कुंडली विश्लेषण विश्लेषण की को सीखेंगे, देखेंगे। हालांकि कुंडली विश्लेषण में तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लेकिन हम इसका थोड़ा सा पार्ट जो है, एक बेसिक आप किस तरह से शुरू कर सकते हैं वो इसमें देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि आपके सामने देखिए एक ये कुंडली कन्या लग्न की कुंडली बनी हुई है और चंद्रमा लग्न में ही बैठे हुए हैं। कहने का मतलब है कि लग्न भी कन्या का है और राशि भी कन्या की है। बाकी सारे ग्रह मैंने इसमें प्लेस कर दिए हैं। तो सबसे पहले जब हम कोई भी कुंडली देखते हैं, भाव देख मतलब कोई हमारे पास कुंडली आई तो हम क्या करेंगे। बाकी चीज़ें तो बेसिक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में कि उसका ग्रह स्पष्ट वगैरह सारी चीज़ें कैसे देखनी है, क्या देखनी है। तो जब सारा हम उसको देख लेंगे, उसका नक्षत्र वगैरह देख लेंगे, चंद्रमा का नक्षत्र देख लेंगे कि कौन से नक्षत्र में है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे उसका भाव देखना। ठीक है ना। तो भाव से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक भाव ले लेते हैं। हम कौन सा भाव ले लेते हैं, चलिए हम इसका चलिए इसका द्वितीय भाव ले लेते हैं। ठीक है। तो द्वितीय भाव ले लेते हैं। कहने का मतलब है द्वितीय भाव किसका है तो आपको पता ही होगा। द्वितीय भाव हमारी वाणी का, हमारे कुटुंब का और विशेष रूप से हमारे संचित धन का। संचित धन का मतलब जो पैसा जो हम कमाते हैं, यहाँ से हमने पैसा कमाया लाभ भाव से और उसको जगह जगह इन्वेस्ट किया और यहाँ से हमने खर्चा किया, उसके बाद हमने यहाँ पर उसको बचाया, बैंक में बचाया। ठीक है। तो हम उसको बैंक में बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे या क्या पोजीशन होगी, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका भाव का डिस्कशन करेंगे, भाव का प्रेडिक्शन करेंगे और भाव के बाद फिर हम उसका ग्रहों की स्थिति देखेंगे। तो सबसे पहले भाव में आपको क्या देखना है, देखिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में कुछ ब्रीफ में लिखा हुआ है कि सबसे पहले देखेंगे भाव हमारा शुभ है कि अशुभ है। और आप जो भी ये चीज़ें निकलेंगी किसी भी उसके बारे में, इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना, पॉइंट्स उसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको उससे थोड़ा सा बाद में फाइनल कंक्लूजन निकालने में आसानी रहे। तो भाव में मैंने लिखा है कि शुभ है कि अशुभ है ना। तो भाव किसका है, शुभ राशि का है। ठीक है। भाव में कौन सी राशि है, तुला राशि है, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं और वो शुभ ग्रह में आते हैं। भाव में कोई ग्रह बैठा है, भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है। तो भाव हमारा यहाँ पर हम थोड़ा सा नोट करने की कोशिश करते हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट देंगे, एक प्लस का पॉइंट दे देंगे इस बात का कि भाव में शुभ राशि बैठी है। उसके बाद चलेंगे भाव में दृष्टि। अब भाव में दृष्टि किसकी पड़ रही है, वो शुभ है कि अशुभ है। तो हम देखते हैं भाव में, एक तो देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है, 7, 8, 9, 10। एक शनि की दृष्टि पड़ी, अशुभ दृष्टि पड़ी। और दूसरी दृष्टि देखिए मंगल की 7वीं दृष्टि सीधी दृष्टि है, एक मंगल की अशुभ दृष्टि पड़ी। ठीक है। और कोई दृष्टि देख लेते हैं। एक केतु की दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5, एक केतु की भी दृष्टि पड़ गई।
तो हमारी ये 1 2 3 4 माइनस 4 माइनस हमारे को अभी दृष्टियाँ मिल गई, ठीक है ना। और देख लेते हैं, और किसी की दृष्टि नहीं है, कोई शुभ दृष्टि कोई नहीं है। तो दृष्टि वाला हमारा पॉइंट जो था ये हमारा हो गया। और उसके बाद कर्तरी देखते हैं। देखिए इसमें एक तरफ शुभ ग्रह है, दूसरी तरफ ग्रह ही नहीं है, ठीक है ना। तो कर्तरी कोई नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। कर्तरी कब होती है? जब अगर यहाँ पर भी एक शुभ ग्रह हो, बुध होता, शुक्र होता या गुरु होते, तो ये भाव शुभ कर्तरी में आ जाता। और यहाँ पर चंद्रमा की जगह पाप ग्रह होता, यहाँ भी पाप या क्रूर ग्रह होता, तो ये पाप कर्तरी में आता। तो लेकिन अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कर्तरी नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें कोई नीच ग्रह है क्या। इसमें कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो ये नीच ग्रह वाला भी पॉइंट ना नीच ग्रह है ना उच्च ग्रह है, कोई भी यहाँ पर ग्रह ही नहीं है इस भाव में, तो उसको हम छोड़ देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा भाव का, देखिए लगभग पूरा हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे भावेश पर। भावेश का मतलब इस भाव के स्वामी पर, 7वें भाव के स्वामी पर, जो कि कौन है? जो कि शुक्र है। तो देखिए शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं? शुक्र यहाँ पर बैठे हैं केंद्र में। शुक्र केंद्र में बैठे हैं, तो उनकी स्थिति थोड़ी सी ठीक है, एक प्लस पॉइंट हो गया। और किसकी राशि में बैठे हैं? मित्र की राशि में बैठे हैं, बुध की राशि में, ये भी एक एडिशनल पॉइंट हो गया प्लस। और शुभ राशि में बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद इस पर दृष्टि देखेंगे। जो हमने फार्मूला भाव में लगाए थे वही फार्मूला भावेश में लगेंगे। तो दृष्टि किसी की पड़ रही है? राहु की, शनि की, मंगल की, किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है, गुरु की भी नहीं पड़ रही है, ठीक है ना। दृष्टि कोई भी नहीं है, ना शुभ ना अशुभ। कर्तरी देखेंगे, तो कर्तरी में देखिए यहाँ पीछे कोई ग्रह नहीं है, आगे शुभ ग्रह है, और यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है। तो कर्तरी पाप और कोई भी नहीं है, नीच ग्रह भी यहाँ पर कोई नहीं है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कर्तरी में। जैसे मैंने अभी यहाँ पर कह दिया कि कर्तरी कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक कर्तरी बन सकती है। तो वो कर्तरी कब बनेगी? मान लीजिए यहाँ पर देखिए शुक्र जो है वो सूर्य और केतु, दो पाप ग्रहों के बीच में इनके साथ बैठे हुए हैं। तो अगर शुक्र की डिग्री यहाँ पर सूर्य से कम होगी, मान लीजिए सूर्य की डिग्री यहाँ पर 1 मिनट के लिए हम कहते हैं कि 26 डिग्री है उदाहरण के तौर पे, और शुक्र की डिग्री कितनी है? 21 डिग्री है। और केतु की डिग्री कितनी है? केतु की डिग्री मान लीजिए 7 है। तो अब ऐसी पोजीशन में क्या होगा? अब आप देखिए, यहाँ से खुद देखिए आप लोग, ये शुक्र 21 के हैं, इनके आगे सूर्य हैं, केतु 7 के हैं, इनके पीछे केतु है। तो शुक्र यहाँ पर पाप कर्तरी में आ गए। तो इसी प्रकार आपको ग्रहों के अंश देखकर ये डिसाइड करना होगा कि ग्रह पाप कर्तरी में है या शुभ कर्तरी में है। तो आप उसको प्लेस कर लीजिए, देख लीजिए कि किस ग्रह की कितनी डिग्री है, उसके बाद बहुत आसानी से आप उसको निकाल सकते हैं। तो हमने ये देख लिया भावेश कोई कर्तरी में नहीं है, नीच ग्रह नहीं है, दृष्टि भी देख ली। उसके बाद 3rd नंबर में कारक आ गया। तो द्वितीय भाव के स्थिर कारक कौन है? गुरु हैं। गुरु की स्थिति देखेंगे, तो गुरु कहाँ पर बैठे हैं? देखिए गुरु 12वें हाउस में बैठे हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। और गुरु किसकी राशि में बैठे हैं? मित्र की राशि में बैठे हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। गुरु बैठे एक
गलत हाउस में बैठे हैं लेकिन अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, तो बराबर बराबर पॉइंट मिल गया। यहाँ पर एक पॉइंट में अभी रह गया था मेरा, यहाँ से हम चले गए थे, तो एक युति वाला रह गया था। तो शुक्र के साथ युति जो है, सूर्य की और केतु की युति है, इसके कारण शुक्र देखिए अस्त भी हो रहे हैं, बहुत कम डिफरेंस है ना। हालांकि एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर ये मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया था, शुक्र की 26 है और सूर्य की 21 है, तो यहाँ पर पाप कर्तरी नहीं बन रही है, वो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। केतु की यही सेम है, तो शुक्र यहाँ पर अस्त भी हैं, तो एक निगेटिव पॉइंट ये भी हम इसमें यहाँ पर रख लेंगे। अच्छा, अंश से हम क्या देखते हैं? अंश से हम भाव की पकड़ देखते हैं। तो कभी भी ये ना सोचें कि किसी ग्रह का अंश अगर बहुत कम है, मान लीजिए 4 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो ग्रह खराब हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि ग्रह की 1 डिग्री भी होगी और ग्रह की 29-30 डिग्री भी होगी, क्योंकि मूवमेंट में चल रहा है। तो उससे सिर्फ ये होता है कि अगर मान लीजिए अच्छी डिग्री का होगा, 15 डिग्री का होगा या 20 का होगा, तो अच्छा इफेक्टिव असर दिखाएगा, बस इतना फ़र्क रहता है, बाकी असर अवश्य दिखाएगा। इसको हम डिटेल में कभी बाद में फिर से देखेंगे, है ना, इस पार्ट को। तो शुक्र का हमने किसको देख लिया? भावेश को देख लिया। कारक हम गुरु में पहुंच गए, गुरु की हमने पोजीशन देखी, 12वें भाव में है, निगेटिव मिल गया, मित्र में है तो एक पॉजिटिव मिल गया। और हम देखेंगे अब गुरु पे भी यही फार्मूले लगाएंगे सारे। कर्तरी में है तो देखिए शुभ कर्तरी में है गुरु, है ना, पीछे बुध है, आगे चंद्रमा है, तो एक प्लस पॉइंट मिल गया। और गुरु में दृष्टि किसी की शुभ ग्रह दृष्टि, गुरु में राहु की दृष्टि है, देखिए नवी, तो क्रूर ग्रह की है, एक माइनस पॉइंट मिल गया। शुभ ग्रह की किसी की भी दृष्टि नहीं है। अब क्या हो गया, नीच ग्रह कोई नहीं बैठा है इसमें, तो कारक भी देख लिया, युति भी हमने देख ली यहाँ पर, और कोई युति बन नहीं रही है। अब हम इसमें आते हैं, ग्रह के ऊपर आते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम सेकंड भाव का हम विश्लेषण कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सेकंड भाव में कौन सा ग्रह है, इसमें कोई ग्रह नहीं है ना। तो इसके हम स्वामी को हम देख चुके हैं, इसके स्वामी शुक्र हैं, तो स्वामी का हम यहाँ पर जो है हमने डिटेल सारा डिस्कशन कर लिया है। और अगर यहाँ पर कोई ग्रह बैठा होता तो हम उसकी पूरा डिटेल इन सब भावों से पुनः देखते। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा बचता है, देखिए विष्णवमांस। तो विष्णवमांस का भी मैं बता चुका हूँ, ये आपको इसका एक चार्ट बना हुआ है, लिस्ट बनी हुई है, उसमें इसके अंश को देखकर और राशि को देखकर विष्णवमांस का वीडियो मेरे उसमें भी पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो विष्णवमांस में देखना है, अगर ग्रह विष्णवमांस में है तो उसको एक माइनस निगेटिव पॉइंट दे दीजिएगा, और पुष्कर में है तो एक पॉजिटिव पॉइंट मिल जाएगा। और मृत्यु भाग का भी मैंने डाला हुआ है, बहुत सरल है, मुश्किल से मिनट लगेगा, उसमें सारे ग्रहों की अंश के हिसाब से पता चल जाएगा कि मृत्यु भाग में है कि नहीं है। अगर मृत्यु भाग में कोई ग्रह होता है तो वो अच्छा फल नहीं देता है, एक उसमें नेगेटिव फीचर और जुड़ जाता है। इसी प्रकार ये नेक्स्ट हमने देख लिया 6, 8, 12 में, कोई ग्रह 6, 8, 12 में तो नहीं है। हमारे गुरु 12वें भाव में थे तो हमने उनके लिए एक निगेटिव पॉइंट ले लिया है। और क्योंकि अभी हम सेकंड भाव की कर रहे हैं विवेचना, तो अभी बाकी ग्रहों से हम मतलब नहीं रख रहे हैं, सिर्फ द्वितीय भाव से संबंधित वो कर रहे हैं। उसके बाद देखिए ये भी हो गया विष्णवमांस, मृत्यु भाव, पुष्कर 6, 8, 12। उसके बाद हम देखेंगे नवांश में पोजीशन। नवांश मतलब D9 पत्रिका। जब हमने ये देख लिया तो अब हम मान लीजिए, अब उसके बाद हम D9 पत्रिका में जाके देखेंगे कि इस ग्रह की पोजीशन, जैसे गुरु यहाँ पर 12वें भाव में थे तो नवांश में देखेंगे किस भाव में है। अगर वहाँ भी गुरु 6, 8, 12 में होते हैं तो फिर गुरु की स्थिति खराब मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ भी थोड़ी सी खराब थी और वहाँ भी खराब है तो खराब मानी जाएगी। और गुरु वहाँ पर मान लीजिए अच्छे होते हैं, अपने अच्छे पोजीशन में होते हैं, अच्छे भाव में, केंद्र त्रिकोण में होते हैं, या अपनी राशि में होते हैं, उच्च राशि में होते हैं, मित्र के साथ होते हैं, ये सारे फार्मूला आगे देखेंगे तो गुरु की पोजीशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है।
और ख़राब हो जाएगी तो फिर ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, यहाँ भी ख़राब वहाँ भी ख़राब। और अच्छी है तो यहाँ थोड़ी सी कम अच्छी, वहाँ ज़्यादा अच्छी, तो उस हिसाब से फल कहेंगे। तो ये नवांश का हो गया। उसके बाद ये भी बहुत सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम इन ग्रहों को, किन ग्रहों को, जिस भाव का विवेचन कर रहे हैं उस ग्रह को, मतलब भावेश को, भावेश और कारक, भावेश और कारक, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो इसका राशि स्वामी है, किसका राशि स्वामी, जो हमारा ग्रह बैठा हुआ है। हम अभी हमारे कौन कौन से ग्रह आए हैं, एक द्वितीय आए, सेकंड लॉर्ड, सेकंड भाव के स्वामी, और कौन आए हैं इसके कारक, गुरु के लॉर्ड, ठीक है ना। एक तो शुक्र के स्वामी, शुक्र मतलब जो है, और शुक्र कहाँ बैठे हैं, बुध की राशि में बैठे हैं, ठीक है। गुरु कहाँ बैठे हैं, सूर्य की राशि में बैठे हैं। तो हमें क्या देखना है अब, हमें गुरु जहाँ बैठे हैं वो किसके नक्षत्र में बैठे हैं, तो हमें गुरु का नक्षत्र देखना पड़ेगा, गुरु का। और शुक्र कहाँ बैठे हैं, बुध की राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पर शुक्र किसके नक्षत्र में बैठे हैं, तो ये नक्षत्र हमें और देखने पड़ेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर देखिए आपको उग्र और दारुण नक्षत्र जो होते हैं, भरणी, मघा, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व फाल्गुनी, तीनों पूर्वा के नक्षत्र आ गए। आर्द्रा, आश्लेषा, मूल और ज्येष्ठा। अगर इन नक्षत्रों में कोई भी ग्रह आता है तो वो उसकी पोजीशन और खराब हो जाती है, ठीक है। खराब हो जाती है मतलब कि एक तो वो वैसे ही गलत भाव में पड़ा था और फिर गलत नक्षत्र में भी आ गया तो और खराब हो गया। और इनके अलावा किसी में आते हैं कि जो मैंने लिखे हुए हैं इन नक्षत्रों के अलावा, तो वो नक्षत्र सारे ठीक हैं, उनमें हम खराब नहीं कहेंगे। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप किसी भी ग्रह की विवेचना करते समय, किसी भी ग्रह के फल करते समय इसको नहीं भूलेंगे ध्यान से, इसको अवश्य ही देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो हमने ये देख लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने लगभग सारे पॉइंट्स देख लिए हैं, और कोई छूटा होगा तो फिर बाद में देख लेंगे, और आप भी उसको देख लीजिएगा, हो सकता है जल्दीबाजी में कोई पॉइंट छूट गया हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। उसके बाद लास्ट में हमने इसका देखिए माइनस प्लस हम फिर देखेंगे। इसमें देखिए फिलहाल जो दिखाई दे रहा है हमको 1 2 3 4 5 6 7 नक्षत्र में जो है इसका शुक्र जो है वो पूर्वा भाद्रपद में है, तो एक माइनस और हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके माइनस में 8 मिले हैं और प्लस में 4 मिले हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि निगेटिव पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हैं और पॉजिटिव पॉइंट कम है। तो हम कह सकते हैं कि इस जातक को, जिसकी भी ये कुंडली है, इसको धन बचाने में, धन संचित करने में बहुत परेशानी होगी, इनको मैनेज करना होगा। अगर ये मैनेज नहीं करेंगे तो धन इनके पास नहीं रहेगा, ठीक है ना। वो दूसरी बात है, इसको हम बाद में देखेंगे कि धन आएगा कि नहीं आएगा, उसका विवेचन नहीं किया हमने, लेकिन अभी बात हो रही है सिर्फ धन संचित करने की, कि धन बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। बैंक में लिक्विड एसेट्स जो होते हैं, तो इसको देख के लगता है कि धन संचित करने में दिक्कत आएगी। इनकी वाणी भी थोड़ी कठोर सी होगी, है ना, मंगल और शनि का प्रभाव है। तो और कुटुंब में भी इनकी थोड़ी सी इमेज इतनी अच्छी नहीं होगी, कड़क होगी, है ना, क्योंकि इनकी वाणी थोड़ी सी उग्रवाणी और सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं हमको। तो इनको अपने स्वभाव को बदलना होगा, और मंगल और शनि के इनको उपाय थोड़े बहुत करने होंगे, क्योंकि इनकी दशा में, मंगल और शनि की दशा में, इनको थोड़ा सा धन के मामले में, आर्थिक मामले में ज़्यादा परेशानी होगी। तो जब ये दशा अंतर दशा में आते हैं तो उनके जप या
जो बाकी दान वगैरह है उसके हिसाब से इनका उपाय करना होगा। तो साथियों, ये मैंने एक भाव की विवेचना आपको शॉर्ट में बताई है। इसको आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करें इसमें किसी भी भाव को लेके, और कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करें, या कोई पॉइंट छूट गया तो उसको आप भी मेंशन कर सकते हैं कि आपने ये पॉइंट ये रह गया था। तो रह सकता है कोई भी पॉइंट, है ना। मैं सोचता हूँ सब कुछ कवर हो गया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिर कोई नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम।